अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। बलूचिस्तान की सियासत इस दफ़ा तब्दीली का महवर बन गई है और वहाँ पर कुछ मुख्तलिफ अब तर्ज से सियासत करते हुए बहुत दीगर जमातें नज़र आ रही हैं। जहाँ पर PMLN पहले अलाइन करती थी वहाँ की ज़्यादातर लेफ्ट की जमातों के साथ, अब राइट की जमातों के साथ उनकी जो नई अलाइनमेंट है वो नज़र आ रही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वहाँ का जो हालिया दौरा किया है उसके बाद, और फिर पुराने बयानात भी उसके साथ साथ माजी के अटैच किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी जो कि पहले मुमासलत रखती थी वहाँ की राइट की जमातों के साथ, और 2017 में जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड थे कि उन्होंने कहा था कि जो नवाज शरीफ साहब की या फिर PMLN की जो बैक्ड वहाँ पर सूबाई हुकूमत थी, उन्होंने कहा था कि वो उसको गिराएंगे और वो वाक़तन उन्होंने गिरा दी थी। इसके पसे पर्दा क्या पहलू थे, ये बहुत अहम कुछ मामलात हैं जो कि सियासी तौर पर आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। लेकिन एक बैनुल-अक़वामी तर्ज का भी मामला नाजरीन उतनी ही अटेंशन का और तवज्जो का हामिल है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हमें सबको याद है कि कई साल तक पाकिस्तान के ऊपर ये सख्त तलवार मईशत के हवाले से लटकती रही और कहा जाता रहा कि जब तक FATF से पाकिस्तान को ग्रीन लाइट नहीं मिल जाती तब तक जो दीगर मामलात हैं पाकिस्तान के वो भी हल नहीं हो पाएंगे और दीगर मामलात में भी पाकिस्तान को उस तरह से रियायत नहीं मिल पाएगी। लेकिन नाजरीन, अब हम ये देखते हैं कि FATF का ये जो मामला है और ये जो तलवार है अब भारत के ऊपर उसी तरह से मंडलाती हुई ये खतरे के बादल नजर आते हैं। गिवन कि भारत का जो एक इकोनॉमिक क्लाउट है उसको प्रैक्टिस करते हुए, उसका असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए भारत हमेशा से इस तरह की कभी भी प्रॉब्लम्स को निकल जाता है इनसे। लेकिन इस दफ़ा कुछ सिनेरियो मुख्तलिफ नज़र आता है। इन अहवाल से कुछ नुकात हैं जो कि आपको बताना लाजिम व मलजूम है। इस्लामाबाद में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ और ये इस बैकग्राउंड के तहत है कि अब FATF ने बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस भारत के हवाले से कई ज़्यादा सवालात की शक्ल में उठा दिए हैं। टास्क फोर्स को चाहिए भारत को फौरी तौर पर ग्रे लिस्ट में डाले। ये मतन था पूरे इस कॉन्फ्रेंस का। भारत खित्ते में आलमी जो ड्रग्स हैं उस माफिया के लिए बैंक का किरदार अदा कर रहा है। बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं और PhD स्कॉलर्स से गुजारिश है कि FATF को भारत के हवाले से ईमेल्स करें। भारत में गैर कानूनी रकूम की तरसील के हवाले से रिसर्च पेपर्स भी लिखें। आलमी गैर कानूनी असले के सौदागर अपना ब्लैक मनी वाइट करने के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं और ये आई थिंक सबसे सीरियस एलिगेशन है जो कि इस वक्त इस पूरे स्क्रूटनी के हवाले से मौजूद है। आलमी मजीद इसमें नाजरीन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को चाहिए भारत को जुए की मार्केट जो है भारत में उसको भी खंगाले। भारत की जुए की मार्केट में गैर कानूनी असले के सौदागरों की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फंड करने में भारतीय ड्रग्स माफिया को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान 4 सवालात के जवाबात ना देने की वजह से ग्रे लिस्ट में चला गया था, जबकि हिंदुस्तान से अब 350 सवालात किए गए हैं। यूरोपियन ड्रग्स माफिया अपनी रकूम की तरसील के लिए भारत के जो क्रिप्टो मार्केट है उसका भी इस्तेमाल कर रहा है। भारत की रियल एस्टेट मार्केट दुनिया भर की ब्लैक मनी का गढ़ बन चुकी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने अनथक मेहनत के बाद 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से अपना जो एक निजात थी अपने लिए वो हासिल की थी। आलमी क़वानीन की धज्जियाँ बिखेरने के बावजूद भारत का ग्रे लिस्ट से बचना अब तशवीशनाक है। भारतीय इदारों पर आलमी दहशतगर्दों और ड्रग्स माफिया का कंट्रोल अक़वाम आलम के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। और इस सिलसिले में नाजरीन, भारत ने मजहबी अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम पर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से डोज़ियर भी पेश किया गया है और ये कल ही ये जो एक बहुत अहम डेवलपमेंट है वो इसी से अलाइन होते हुए हुई है। 2014 के बाद से हिंदुस्तान अक़लियतों के खिलाफ अक्सरियत पसंदी के जरिए मज़ालिम जारी रखे हुए है। ये डोज़ियर का मतन है। इम्तियाजी क़वानीन और मीडिया पर जारी मुहिम ने अक़लियतों के इंसानी हुकूक पामाल होने में कलीदी किरदार अदा किया। भारत में मुसलमानों के खिलाफ तारीख की बदतरीन नस्लकशी जारी है। आलमी कन्वेंशन के दस्तखत करंदा के तौर पर भारत नस्लकशी को रोकने का पाबंद है, लेकिन हिंदुत्व नज़रियात के हामिल अफराद अक़लियतों की इबादत गाहों को तबाह कर रहे हैं। 2021 में मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के खिलाफ नफरत अंगेज़ जराइम के 294 वाक़यात रिपोर्ट हुए और ये भी डोज़ियर में मेंशन्ड है। मणिपुर में सैकड़ों गिरजाघर जो हैं वो नजर आतिश किए गए। हिंदुस्तान में दर्जनों तारीखी मसाजिद हमलों की जद में हैं और इन्हें तबाही के खतरात का सामना है। भारत में 1600 से ज़ायद मसाजिद को मीडिया मुहिम का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 24,500 मजहबी मकामात को सरकारी तहवील में ले लिया गया है।
बैनुल-अक़वामी बरादरी को चाहिए कि हिंदुस्तान आलमी कन्वेंशंस के तहत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे, और ये भी डोजिए का मतन है। ये भी याद करना इस पॉइंट पर ज़रूरी है नाजरीन के 2021 में ये एक बड़ी अहम एक लॉबी थी बाकायदा तौर पर, जिसका भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसका एतराफ़ किया था। इस सिलसिले में जो कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर है वो भी नाजरीन को दिखाया जाए, ताकि एक हमारी यादों के लिए ये बात ताज़ा हो कि किस तरह से भारत ने, और उस वक्त की जो मोदी गवर्नमेंट थी उसी की पॉलिसीज़ का अभी भी तसलसल है। और ये आप देख भी सकते हैं कि जहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि किस तरह से इस पूरी चीज़ में एडमिशन है ये बाकायदा इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर का, कि किस तरह से उन्होंने भारत की जो है एक लॉबी सरगर्म की थी, ताकि FATF में ग्रे लिस्ट की जो तलवार है वो पाकिस्तान पर लटकती रहे, बल्कि वो ब्लैक लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये चीज़ रिपोर्ट की थी बैक इन द डे। तो अब नाज़रीन ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत या इंडिया जो है इट इज़ टेस्टिंग इट्स ओन मेडिसिन। अभी आगे मामला कहाँ जाता है ये वक्त ही बताएगा। फौरी तौर पर कुछ सियासी मामलात का भी इसी के अहम कंटिन्यूटी में रुख करते हैं। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस पूरे सिलसिले में मज़ीद इजाफा करते हैं और सियासी तौर पर अपने आप को ओरिएंट करते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड के गिले पे गिले किए जा रहे हैं कई इतराफ़ से, और पूरी बात में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त क्योंकि जो इस वक्त बहुत एक बुरी जद में आए हुए थे 2018 के इलेक्शन से कबल, उनको जाहिर है अब इतने अरसे दराज बाद अक्विटल मिला है और बड़ा मुबारक अक्विटल है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या उनके मुखालफीन के साथ ऐसा हो रहा है, ये ज़रूरी सवाल मैं उठाती हूँ। हनीफ अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इस तमाम तर नशिस्त में। सीनियर नायब सदर हैं आप PMLN पंजाब के, और ज़ाहिर है PMLN के स्टॉलवर्ट हैं, ख़ास तौर पर पंजाब स्पेसिफिक और इस्लामाबाद रावलपिंडी स्पेसिफिक। हनीफ अब्बासी साहब एक बड़ी अथॉरिटी की राय हैं अपनी जमात के लिए भी, एंड ऑन मैनी अदर लेवल्स इज वेल। बहुत आपको वार्म वेलकम अब्बासी साहब। ये बताइएगा, आपके जो हरीफ थे शेख रशीद साहब, सुना है उनको जितवाने के लिए आपके ऊपर वही रातों रात एफिड्रीन का केस बना, फिर उसमें आपको सज़ा हुई, आपको कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया, उसका फ़ायदा उन्होंने उनको देना था और ज़ाहिर है उनको मिल गया। अब आपको फ़ायदा देना है जो उनको चिल्लों पे भेजा जा रहा है। अच्छा देखिए, मैंने पहले भी एक दो प्रोग्रामात में ना मैंने बात की है कि मेरे साथ तो उन्होंने कहा ना 2018 में कि हनीफ अब्बासी अगर इलेक्शन लड़ेगा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और मेरे साथ जो जिस तरीके से ज़्यादती हुई वो आप वाली बात कि मेरे दुश्मन के साथ हुई ना हो, और मैंने अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ कभी कोई FIR नहीं करवाई। अच्छा, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन मेरे पे उसने ना भरमार की है, 302 से लेके इस केस तक 9C और दहशतगर्दी के 6 मुकदमात तक, जब जब उसको मौका मिला तो उसे मेरे पे FIR लॉन्च कराते थे बाकायदा जाके प्लानिंग के साथ, साजिश के साथ। ये जो गुफ्तगू आज वो मौसूफ फरमाते हैं ना, मुझे तो अच्छा नहीं लगता। सीधी सी बात है, मैंने पहले प्रोग्रामों में भी कहा है, आपके प्रोग्राम में भी कहता हूँ, किसी दिन साथ ला के बिठाएं, वो मेरे साथ बैठें और मैं उनसे बात करूँ। वो हम रावलपिंडी की तरक्की पे बात करें, उनके झूठों पे बात करें, उनके वो जो फ्रॉड है उनके ऊपर बात हो, या वो मेरे किसी ऐसी बात पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, तो कौम के सामने चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जहाँ तक मेरी ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश ये नहीं है। मैंने उन 2 प्रोग्रामात में भी कहा, और मैंने कहा कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता, और ना मैंने ज़िंदगी में चाहा 20 साल पार्लिमानी सियासत के अंदर, कि मेरा अपोनेंट जो हर दफ़ा मुझसे अल्लाह के फजल करम से हारा है और ज़मानतें ज़ब्त हुई हैं, ये आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, तो मैं ये नहीं चाहता कि वो मैदान में ना हो और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उस अल्लाह का फजल और करम शामिल हाल रहा, वो मैदान में रहें, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। रावलपिंडी के लोग ये देख लेंगे कि जो लोग कहते थे कि जेल मेरा ससुराल है और हथकड़ी मेरा जेवर है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो सनद उनको दी है ना आज, मेरा ख्याल है ये काफ़ी है। जो हम कहा करते थे हमेशा रावलपिंडी के लोगों को कि जनाब इसमें ये शख्स जो है ये इतने झूठ बोल रहा है, और झूठ की बुनियाद के ऊपर सियासत नहीं हो सकती। लेकिन एक शख्स रोज़ कहे जी मैं फ़लाँ के साथ चटान के साथ खड़ा हूँ, और जो ही उसकी हुकूमत ख़त्म होती है, मैं 5-6 तो आपको वज़ीर आज़म बता सकता हूँ ना, तो दूसरे दिन ही वो टर्न लेके तो दूसरी चट्टान बन जाते हैं, रेत जैसी चट्टान। अच्छा अब्बासी साहब, इस दफ़ा तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ भी वो कई इंटरव्यू में थे, वो कहते थे मैं अभी भी चट्टान की तरह खड़ा हूँ। अभी तो नहीं खड़े ना,
वो तो कहते हैं उनको चिल्ले पे भेजा और फिर उसके मामलात तो शायद कुछ और हो गए। चिल्ले पे तो सारे जाते रहे हैं। अच्छा। मैं नहीं गया 11 महीने, मैं भी गया जी। मैं तो उम्र कैद लेकर गया ना। हाँ। तो 11 महीनों में क्या हमारी फैमिली में से किसी को देखा? हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बुजुर्ग नहीं है, हमारा घर नहीं है, इनके तो आगे पीछे कोई नहीं है। तो इनको रोने धोने की क्या जरूरत है? इनको परेशान होने की जरूरत क्या? जरा चिल्ला लंबा काट लेते, खड़े रहते ना चट्टान की तरह। लेकिन जो शख्स जब भी तकब्बर और गरूर की इंतहा को होता है तो उसको सामना करना पड़ता है। ये मुकाफाते अमल है। अच्छा। ये मेरा नहीं है। 9 मई जो किया गया है, जरा थोड़ा सा मुना कौम को समझाने के लिए, ये जो 9 मई है, ये 9 मई जो है ये एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए पूरी 1.5 साल की नौजवानों की आबियारी है। ये वो शख्स हैं जो ये कहते थे कि उठो जलाओ, उठो और पूरे मुल्क को जला दो। आपने तकारीर सुनी होंगी। ये पॉपुलर सियासत में और एक स्टेट्समैन की सियासत, जैसे नवाज शरीफ साहब सियासत करते हैं, और मैं इनको जानबूझ के इसमें इसी बात में लेके आना चाहता हूँ। 21 अक्टूबर की मियां नवाज शरीफ की स्पीच, आप यकीन माने हम भी बचपन से एफसी कॉलेज से तकारीर करते आए हैं। 77 की मूवमेंट में बहुत सारों को हमने 14 साल की उम्र में बड़े बड़े मुकर्रीन को तकारीर करते हुए सुना है, और लेकिन उनका रिजल्ट हमेशा अंडा हुआ करता था। जो मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को तकरीर की है, वो एक स्टेट्समैन की तकरीर थी और एक बड़े आदमी की बड़ी स्पीच थी। मैं ये मुख्तसर बात करूंगा। और कभी भी मुल्क हो या हल्के हों, लेकिन अब मैं शेख रशीद से 2003 में जीता, 2008 में जीता। सही। मैं अगर उस जीतने के बाद उसको उसी के ऊपर FIRs कटवाता रहता, उसको गालियां देता रहता, उसको बुरा भला कहता रहता, तो ये नए नए हॉस्पिटल्स कौन बनाता? ये सफाई का निजाम कौन लेके आता? रावलपिंडी में मेट्रो कौन चलाता? और ये कमजरफी का भी ये कमजरफी का भी बिल्कुल मैं आपसे 200% इत्तेफाक करता हूँ कि ये कमजरफी का भी है कि आप पावर में आके आप देखें ना, एक वोटर जिसने आपको वोट नहीं दिया, आपके जीतने के बाद जब वो आपके पास आता तो आप उसके गले से लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है कि इसने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन जो पब्लिक रेप होता है, जो पब्लिक खिदमत करना चाहता है, जो खिदमत जो है, फिर एक और बात, सिर्फ अपने हल्के की नहीं, खिदमत जो है हदूद और कयूद की पाबंद नहीं है। ये बातें वो शख्स कर रहा है जो ये नहीं कह रहा कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। मैंने कभी अपने हल्के में नहीं कहा। मैं 50 लाख घर बना के दूं, कभी नहीं। मैं राशन डाल के दूंगा, मैंने कभी नहीं कहा। मैं ये चीजें कभी नहीं कहता, लेकिन मैंने वो बातें जो की हैं, वो मैं बार बार दोहरा के मैं नहीं आपका वक्त ज़ाया करना चाहता। रावलपिंडी को देख लें, उसकी सफाई का निज़ाम को देख लें, उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख लें, उसका हेल्थ का देख लें, एजुकेशन देख लें, स्पोर्ट्स देख लें, टेक्निकल ट्रेनिंग देख लें। दौर में इंटीरियर मिनिस्टर रहा है उससे, उसी हल्के से, तो फिर आप मुझे बता दें कुछ नहीं किया, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक देखे ना। हमारा मुकाबला भी इन्हीं में होना चाहिए। देखिए नवाज शरीफ साहब जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब मुझे 1990 में हुकूमत मिली तो मैंने ये किया, जब मुझे 1997 में हुकूमत मिली तो मैंने ये किया, जब मुझे 2013 में हुकूमत मिली तो मैंने ये किया। वो ये नहीं कहते कि फलां के ऐसी तैसी, फलां के घर में घुस जाएंगे, फलां का ये करेंगे। ना माँ, ना बहन, ना बेटी, किसी के तकद्दस को रहने ही नहीं दिया गया सियासत के अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान फले फूले, और एक ही वजह से फले फूलेगा कि हम बदले की आग से निकलकर, ये बहुत जरूरी बात है जी, और तकब्बर और गरूर से निकलकर, और अपने आप को लाज़िम व मलज़ूम करार देना कि जी मैं बड़ा लाज़िम व मलज़ूम हूँ, मेरे बगैर तो ना हुकूमत चलेगी ना पाकिस्तान चलेगा। और ये भी कि ये पाकिस्तान तक क़यामत जिंदा रहेगा। लेकिन जो रेड लाइन इन्होंने क्रॉस की है, मैं फिर बार बार दोहरा, और आप उसमें जोड़कर देख रहे हैं, मैं इसमें रशीद साहब को भी देखे ना। अब जब वो कहते हैं मेरा तो एक पार्टी, उनकी स्पीचेस निकालें, उनकी स्पीचेस निकालें। उन्होंने भरपूर तरीके से नौजवानों के ज़हनों को परगंदा किया। अच्छा। और कहा कि आपने घुसना है और मारना है, और उनका ट्विटर उठा के देखें, उनके मैसेजेस देखें। आप 9 मई का भी इल्जाम शेख रशीद पे डाल रहे हैं, तो बड़ी अहम बात है। GHQ पे हमला हुआ है। हाँ। नहीं, वो देखे ना, वो समझ रहे थे कि इमरान खान अब लाज़िम व मलज़ूम हो गए हैं, और इमरान खान जो रेड लाइन क्रॉस कर रहा था, जैसे वो कह रहा था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैं नहीं बनने दूंगा, इसलिए उसने धरना रावलपिंडी में आके दिया ना। जी। वरना वो इस्लामाबाद में आता, धरना तो रावलपिंडी में दिया उसने। हाँ, ये सही बात। तो उसमें कौन पार्टनर था उसका? उस धरने में शेख रशीद शामिल नहीं था। जरा गौर करने की बातें है ना, बड़ी अहम बात की पागलों की बातें तो नहीं। आपके कैमरे ने मेरी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है। 10 दिन बाद नहीं, 10 साल बाद भी आप यही सुनाएंगे, मैं चीफ जस्टिस नहीं बनने दूंगा।
इमरान खान ने कहा काजी फायद ईसा तो साहब क्या शेख रशीद खड़ा होकर कहा उसने कि नहीं काजी फायद ईसा का राइट है, वही चीफ जस्टिस बनेंगे, उनकी फैमिली के साथ ज्यादती हो रही है, मैं ज्यादती नहीं होने दूंगा? क्या शेख रशीद ने ये बात कही? नहीं कही। तो तरदीद ना करने को आप इस मायने में नो रेफरेंस जब कैबिनेट की तरफ से भेजा गया प्रेसिडेंट को, तो उस कैबिनेट का मेंबर था ये, ठीक है ना। फिर उसके अलावा एक बंदा हुआ नहीं, सुने ना, एक बंदा नहीं, सारी कैबिनेट, और एक बंदा हो या आधा बंदा हो, देख रहे वो पिंडी की सियासत में फलां की सियासत, मैं फिर वही बात करना चाहता हूँ, मुझे फिर अच्छा नहीं लग रहा कि मैं वो बंदा मौजूद ही नहीं है, वो मौजूद हो और हम एक ग्रेट डिबेट करें, मुहासरा हो, ग्रेट डिबेट करें आपके प्रोग्राम में। जैसे आप खड़ी थी ना, ऐसे मैं भी खड़ा आप दोनों को इधर एक दरमियान में आप हो, राइट साइड पे मैं हो जाऊं, चले उनको कह दें राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे मैं खड़ा हो जाऊं, तो हम एक दूसरे को बयान कर रहे हो कि जनाब आप 85 से इस रावलपिंडी में मुख्तलिफ जमातों के साथ रह के वजारत के मजे लूटते रहे, तो आपने रावलपिंडी के लिए क्या तरीकेकार यही होना चाहिए, तो तरीकेकार ये होना चाहिए ताकि हम बात कर सकें। लेकिन मैं फिर आता हूं 9 मई की तरफ, फिर मैं इसको वाइंड अप करूंगा। देखिए 9 मई जो है ना, ये हमारे दुश्मनों के दिलों को ठंडा किया गया है। दुश्मन, हमने भी तो 25 साल कैद ली थी, तो वीडियोस निकाले ना, क्या हमने कहा था जाओ जी जला दो पूरी कचहरी को, बाहर निकलो, GHQ पे चढ़ दौड़ो? हमने किसी को कहा नहीं, हमने लोगों को ठंडा किया। हमें पता था इस निज़ाम ने हमें सजा दी है, अब बरतानिया का निज़ाम या अमेरिका का निज़ाम मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे इसी निज़ाम से रिलीफ मिलना है, तो हिम्मत करें नहीं वबासी, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। ये इल्ज़ामात इनर सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, 12 साल हमने फेस किया है। ये तो चिल्ला 40 दिन का नहीं, चिल्ला तो 40 दिन का होता है, ये तो 40 दिन नहीं काट सका। मेरी बात कहने का मकसद यह है, अल्लाह किसी पे आजमाइश ना डाले। अल्लाह, मैं आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांग के बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारी शोहदा के मुजस्मों के साथ खेला गया, जो हमारी तरसीबात के ऊपर खेला गया, शेख रशीद साहब जो कि गेट नंबर 4 की सियासत कर रहे हैं, आप कहते हैं वो उसमें शामिल थे, उस धरने में शामिल थे जो आर्मी चीफ ना बनने के लिए दिया गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बातें मैं तो बोल सकता हूँ, आप बोल सकती हैं, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपना खून दिया है और आज भी दे रहे हैं, लेकिन हमें बड़ा मजा आता है, सुकून के साथ हम स्टैब्लिशमेंट सीधा फौज का नाम लेके करना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा के लिए उन बच्चों के खून को जरूर याद रखें, जो जब हम सोते हैं ना इस्लामाबाद में, आप या मैं, तो उनके पीछे वो शोहदा हैं जो अपना गरम गरम लहू जो है इस मुमलकत खुदादादे पाकिस्तान की खातिर देते हैं। बिलाशुबा ये बिल्कुल बात सही है। और अच्छा अब्बासी साहब, इसमें एक और अहम ओरिएंटेशन आपने तफसीली 9 मई के हवाले से आपने एक नया एंगल उसमें ऐड किया है। आई एम श्योर ये एक रिसाउंडिंग आपका क्लिप है या आपका बयान है। मैं पूछना चाह रही हूँ पीपल्स पार्टी से, जिससे आपकी इतनी गुर्बत और इतने अच्छा इत्तेहाद था, अब उस इत्तेहाद को कोई नज़र लगी है, या आप लोगों ने सिविलियन सुप्रीमेसी और लेफ्ट की सियासत जो कि नवाज शरीफ साहब ने शुरू की थी, उससे आप लोग खुद हट गए? तो ये दरअसल आपका किया है, जो कि आपके पुराने दोस्त ही आपके खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं बिलावल साहब की बात सुनाती हूँ, फिर मैं हनीफ अब्बासी साहब से आपसे गुजारिश है इस पर रिएक्ट जरूर कीजिएगा। मैं अपना 15 महीने किरदार पे फख्र करता हूँ, मैं अपना 15 महीने के किरदार पे इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप शहबाज शरीफ से पूछे, इसाक डार से पूछे, खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछे, ख्वाजा साद रफीक साहब से पूछे, अयाज सादिक साहब से पूछे, अहसन इकबाल साहब से पूछे, क्या वो अपना 15-16 महीने के कारकर्दगी पे लड़ने के लिए तैयार हैं, या वो अपने मुंह छुपा रहे हैं? मुंह छुपाने की नौबत आ गई है। बहुत तवील मैं ना बिलावल साहब की बात का इसलिए जवाब, क्योंकि उनके अपने अल्फाज थे जो शहबाज शरीफ साहब के बारे में उन्होंने इस्तेमाल किया नेशनल असेंबली के अंदर, आपको याद है, गूंज रहे आपके कानों में। और उन्होंने कहा जनाब कि हम चाहते हैं कि आप जैसा वजीर आजम हो, जो कराची को भी बना दे, जो लाड़काना को जैसे आपने लाहौर को बनाया है, पंजाब को बनाया है, और बड़ी तारीफ की मियाँ शहबाज शरीफ साहब की। तो अब तो अच्छा नहीं लगता ना, इलेक्शन तो हमने अलग-अलग लड़ना था, तो अब वो ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, मुझे ये बताएं ना। अब उनसे नाराज होने की हमें ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन हमने कभी नहीं कहा था, अगर आपको याद हो, शहबाज शरीफ साहब से लेके मरियम नवाज साहिबा तक हम सब ये कहते थे कि इलेक्शन हमने अपना अपना लड़ना है।
अब जब वो अपना अपना इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो वो अपना चूरन बेचने की कोशिश करेंगे ना। मेरे पास वो क्लिप नहीं है, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने हमारे शो पे कहा कि आप लोगों ने उन्हें धोखा दिया। आपने कहा था आप तमाम इकट्ठे और एक अलायंस के तहत इलेक्शन लड़े। नहीं, ये फिर आप लोगों ने सोलो फ्लाइट तब ले ली जब आपको आशीर्वाद हासिल हो गया। नहीं, ये कभी नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है गुफ्तगू की चलाने की। ये किसी जगह कोई तय नहीं हुआ था, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था। आप हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट की गुफ्तगू सुन लें, राना सनाउल्लाह की, आप हमारे मरीम नवाज साहबा की बातें सुन लें, आप शहबाज शरीफ साहब की बात सुन लें। हमने सब ने एक ही कहा था कि ये इस मुल्क के अंदर जब इलेक्शन आएगा तो हम अलग-अलग अपने अपने नज़रिए के मुताबिक इलेक्शन लड़ें। एक्चुअली मैंने एक दफ़ा बात की तो वो पीपल्स पार्टी वाले बुरा मना, मैं अब भी दोबारा दोहराने लगा हूँ। हमने कारकर्दगी की बात कर दी है ना। आप बताएं कि आपकी कारकर्दगी क्या है, आपने सिंध में क्या किया है, आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया। जैसे नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जब मैं 2013 में आया तो मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था, तो यहाँ पे 12,000 मेगावाट बिजली मैंने पैदा की। उनकी 15 सुने 12,000 मेगावाट बिजली मैंने पैदा की, नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं। फिर वो कहते हैं दहशतगर्दी थी, लाकानूनियत थी, धमाके थे, वो उसको आके हमने एड्रेस किया और ख़त्म कर दिया पाकिस्तान से। वो कहते हैं कि सी पैक जो है $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट में लेके आ रहा था, हाँ। जिसके अंदर 12 इंडस्ट्रियल जोन बनने थे और उनमें से जब नजदीक आए, पुरानी बात हुई नहीं, मैं वो अभी की बात कर रहे हैं, आपकी 16 माह की जो 16 माह की कारकर्दगी। देखिए ना, पहली बात तो ये तो शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है जी, इसहाक डार साहब को क्रेडिट जाता है जी कि उन्होंने इस मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। यही बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। आप यकीन माने, मैंने खुद इसहाक डार साहब को 24 घंटों में से 20-20 घंटे काम करते हुए देखा है। अच्छा। और उस मेहनत के बलबूते के ऊपर ये कहना दूर से बाहर से बैठ के बड़ा आसान है। राइट, आप कर लेते ना, हाँ। आप हमारे साथी थे ना, हाँ। आपकी वजारतों का हिसाब भी तो हमने लेना है ना, वो लोगों ने लेना है, हमने तो नहीं लेना। वो तो कह रहे हैं सारे तैयार हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आप अपनी कारकर्दगी के साथ इलेक्शन में जाएं। हाँ। हम अपनी कारकर्दगी के साथ इलेक्शन में जाएंगे, हम अपने नजरिए नस्बुलैन और अकीदे को लेके जाएंगे, आप अपने नजरिए अकीदे और नस्बुलैन को जाएं। जिसको वोट मिल जाएगा वो वजीर आजम बनेगा। किस्मत का धनी जो है वो नवाज शरीफ साहब है, उन्होंने चौथी मरतबा वजीर आजम बनना है। अल्लाह रोक सकता है, उसके अलावा रोक कोई नहीं सकता। वाह, अच्छा, ये तो आपने बहुत अहम बात कर दी। इन्हीं तनात पे फिर पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं भाई आप लोग इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं। खैर, एनीवे, थैंक हनीफ अब्बासी साहब फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर अस। और ब्रेक के बाद नाज़रीन फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस बहुत अहम मामले पे अब इस एक्सक्लूसिव नशिस्त में मुझे ज्वाइन किया एक बहुत इम्पोर्टेंट आवाज़ ने एंड मच अवेटेड जो व्यूज़ हैं ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी से मुंसलिक, साथ साथ बैन अल-अक़वामी सतह के हवाले से भी। आई एम जॉइंड हेयर बाय नन अदर देन सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर, अपनी जमात की स्टॉलवर्ड साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर। आपका बहुत वार्म वेलकम शहरी साहिबा, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द शो। ये फरमाइएगा, टू स्टार्ट ऑफ विद, आज बिलावल साहब ने ये कहा कि किसी को दूसरी या चौथी मरतबा वजीर आज़म बनाने से बेहतर है कि उनको पहली मरतबा वजीर आज़म बना दें। ये बताइएगा कि ये जो एक आप यू आर ऑल इन स्माइल्स अबाउट दिस स्टेटमेंट फ्रॉम बिलावल साहब, लेकिन ये जो बयान है उनका, वो क्या अवाम से ये मुखातिब होकर कह रहे हैं? और क्या आपको लगता है ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला पीपल्स पार्टी मुसलसल कर रहे हैं, will this come in way for Bilawal Saab to be the potential Prime Minister in 2024? बेटा, दो बातें। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला जो आप कह रही हैं, ये एक बहुत जायज़ और मैं समझती हूँ बरवक्त मुतालबा है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ काफ़ी 20 साल, 2 दहाई से ज़्यादा हो गया है, और मैंने जितने इलेक्शन देखे हैं उससे पहले भी लेवल प्लेइंग फील्ड और राह हमवार होना, सबके लिए एक होना, ठीक है, यकसा होना, ये एक बहुत बुनियादी मुतालबा है। और मुझे अफसोस है कि इस इलेक्शन में भी 21वीं सदी में आके भी, हर कुर्बानी दे के भी, ये फिर इसके हवाले से बात करनी पड़ रही है, क्योंकि ये बुनियाद होती है एक अनकंटेस्टेड रिजल्ट की। और हमारे यहाँ वैसे भी इतनी ऊंच नीच रही है, इतने रिजल्ट, कभी आरओ का इलेक्शन होता है, कभी आरटीएस होता है, हर किस्म की धुंध आ जाती है जी। तो इस हवाले से ना, ये तो ज़रूरी है
कि एक इम्प्रेशन तो होना चाहिए, जैसे जिस तरह इंसाफ होता है ना, कि इंसाफ को नजर भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, ये कोई नया मुतालबा नहीं है नंबर वन पीपल्स पार्टी का। ये हमारी हमेशा से जद्दोजहद रही है कि इलेक्शन जैसे भी हो, ये अब हर दफा हमें वही मुतालबा करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मतलब कुछ आगे आप इर्तिका, एवोल्यूशन कुछ ना कुछ तो होता है ना। तो जमातों को, ममालिक को, सिस्टम्स को आगे बढ़ना है, लोगों को इसमें अपनी एक कॉन्फिडेंस लानी है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। इस वक्त लोग बहुत बदहाल हैं और वो कहते हैं कि जी हम तो तंग आ गए हैं कि बार बार हम वहीं उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। तो लोग भी कुछ नया चाह रहे हैं, नया हल चाह रहे हैं, नए चेहरे चाह रहे हैं। और ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्यों हम स्क्वायर जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। स्क्वायर वन की बात हो तो स्क्वायर जीरो पे क्यों आके हर दफा खड़े हो जाते हैं। और क्यों ऐसा हो कि इतनी मुश्किल से इलेक्शंस हो, इतनी मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। डेट भी लेना मतलब दांत की तरह एक्सट्रैक्शन हुआ है, मतलब डेट निकालना इतनी मुश्किल हो गई थी। ये तो सारे जिसे कहते हैं ना रेगुलर मशीन ऑयल व्हील्स पे चलनी चाहिए, ये तो बस रेगुलर चीजें होनी चाहिए, जिसे जैसे कहते हैं कि होना चाहिए ये वाली चीज। और आपने बहुत दिलचस्प मिसाल दी, लाइक अ डेंटल एक्सट्रैक्शन। शहरी साहिबा, ये बिलावल साहब की आपने बात की, लेकिन नवाज शरीफ साहब कल ही कहते हुए सुनाई दिए, उन्होंने कहा कि भारत हमारी पॉलिसीज पे अमल पैरा होके तरक्की कर गया। उनके दौर में जो इंटरेस्ट रेट था, शरह सूद थी 6% पे थी, आज कहाँ खड़ी हुई है, डबल डिजिट में। तो आप कह रही हैं कि नए मुनफरिदपन की ज़रूरत है, एक न्यूनेस की ज़रूरत है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं ऑल वॉज फेयर और उनके टाइम पे हर कुछ बहुत अच्छा था। तो हमें न्यूनेस की, उनके व्यू में न्यूनेस की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपने पुराने वक्तों में रिवर्ट होने की ज़रूरत है, जो 2013 का वक्त था जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, राइट बिफोर दिस। आई मीन अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन इससे पहले जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। बेटा, मुझे तो पता है, मैं आपकी तरह सहाफी थी, जो मतलब टीवी पर नहीं, लेकिन 90s में हमने सारे अदवार देखे। तो मैं ये आपसे अर्ज करूं, फिर हम भी कह सकते हैं कि भी आप जो आपकी फाउंडेशनल काम हुए हैं, चाहे वो सोशल प्रोटेक्शन में हो, चाहे वो आपकी आइन को दुरुस्त एक राह पे डालना हो, जो भी सिरात मुस्तकीम जमहूरियत की वजह से कुर्बानी तो हम देते रहे जी। तो एक तो बात ये है, लेकिन अब लोग और तो जाहिर है 2008 से 2013 को जो दौर था, फाउंडेशंस तो उसमें लगाई गई कि एक 1973 का आइन हो, उस पर वापस सारे आए और हर चीज, चाहे एनएफसी अवार्ड हो, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, हर लेवल पे चेंजेस आए, डेवोल्यूशन हो, ये सब, इन सब पर ना आपने देखा कि हर तंजीम की शमूलियत थी और सबकी शराकतदारी थी। ऐसा कहीं किसी और दौर में फिर नहीं हुआ, नंबर एक। उसके बाद फिर ये भी कह सकते हैं अब तो, लेकिन हम पीछे जरूर देख लें, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि हमें वहां से आगे नहीं बढ़ना है, हमें वहां जाना है। मैं कह सकती हूँ कि जी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे दौर में पाकिस्तान के हुए थे। आप आदाद और शुमार निकाल लें, आप खुद देख लीजिए कब क्या हुआ था। तो देखिए, बात यह है कि मुल्क को स्टेबिलिटी की तो जरूर जरूरत है, सबसे ज्यादा यहाँ स्टेबिलिटी की जरूरत है। लेकिन आपका कोई 60-70% ऑलमोस्ट अब हो रहा है, लगभग नया वोटर है, वो 30 साल की उम्र में उससे कम है, वो उनकी रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, उनको ना हमारी कुर्बानियों का पता है, ना उनके लिए जमहूरियत का मतलब उनके लिए नई चीज है, ये मुनफरिद एक दौर है उनके लिए। और वो उनका पहला कनेक्शन अपने टेलीफोन के साथ होता है। फिर आप और हम एक कंप्लेंट है ना कि हमारे बच्चे सारे पहले उनका रिश्ता उनके फोन या डिवाइस से होता है। तो ये देखिए, ये नस्ल दूसरी है, इनकी सोच दूसरी है, हमें भी इनको किसी राह पे डालना है। और दुनिया में इस वक्त सारी जगह सवाल उठ रहे हैं कि हम बहुत आगे चले गए हैं टेक्नोलॉजी में भी, एआई जनरेटिव हो रही है, कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, कब हमारी सोच क्या है। तो हमने भी तो गाइड करना है, और इतना तो हमने कहना है कि देखिए आगे की तरफ देखना है, तो ये जरूर सोच लें कि हमने जाना कहाँ है। और जो जो पुराने हमने बहुत, देखिए मुल्क में बहुत सारे तजुर्बात हुए हैं, बहुत सारे तजुर्बात तो फेल हुए हैं ना, कुछ ही अदवार हैं जिनमें आपने कोई तरक्की देखी हो।
और मैं सबकी नफी नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी कि जी फलां के दौर में सारी नफी हुई, मैं सिर्फ बात कर सकती हूँ। और मैं कह रही हूँ कि अब मुस्तकबिल जो है उसमें लोगों को उम्मीद, अब दे वांट कि आप एक दूसरे पर तनकीद खत्म करें। वो चाहते हैं कि अब मेरी अदना सोच में वो चाहते हैं कि अब जो जो नफरत का कारवान निकला था पिछले 5-6 साल में, बहुत इंतहा पकड़ा था और उसने पाकिस्तान को तकसीम करके ऐसा छोड़ा कि हर किस्म की आगे जली, ठीक है, कल्मिनेटिंग इन May 9th, ठीक है। इस तरह की इंटरनल केओस जो है, इससे तो दूर जाना होगा और पहले आपके डिस्कोर्स और नैरेटिव और शहरी साहिबा, एफआई में आपने जैसे बात आपने खुद फरमाई कि हमें अपनी पुरानी रिवायतों से हटना है और इस इंतशार से हमने अब दूर जाना है, इसको खुद से अलहदा करना है। लेकिन जो दो पिवटल पार्टीज हैं इसमें, इन योर फेयर से शहरी साहिबा, आपको लगता है कि ये दो पिवटल पार्टीज यानी पीपल्स पार्टी और PMLN ये किरदार अदा कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ तो ये तमाम तर जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपके सामने हैं, दूसरी तरफ जो आप लेवल प्लेइंग फील्ड का आप लोग बार बार मुतालबा कर रहे हैं, जिसको आपने दोहराया भी है अभी, उस पर शहबाज शरीफ साहब, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, हैज रिएक्टेड और उन्होंने भी बहुत दिलचस्प इस पे एक रिएक्शन दिया है। क्या ये पिवटल पार्टीज इस इंतशार को कम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं गिवन सच स्टेटमेंट्स? ये प्लीज स्टेटमेंट सुनिएगा शहरी साहिबा, एंड देन आई रिक्वेस्ट यू टू रिस्पॉन्ड टू इट। मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, मैंने उनके साथ 16 माह काम किया है और बहुत अच्छे हमारे ताल्लुकात थे और हैं। वो अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिसको पाकिस्तान के अवाम वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करेंगे, कौम उसको कबूल करेगी। और अगर पाकिस्तान के अवाम अपने वोटों के जरिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कबूल करते हैं तो मुझे यकीन है कि सब उसको कबूल करेंगे। जी शहरी साहिबा, वो कहते हैं रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हम सब अपने गिरबानों में झांक कर देखें। और आप लोगों से वो कहते हैं कि बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उनको भी समझ नहीं आ रहा दैट व्हाट वेंट रॉन्ग। नहीं, देखिए, व्हाट वेंट रॉन्ग की तो बात मैं, देखिए, टीवी पे बहुत अच्छी लगती है कि मैं भी उन पर तनकीद शुरू कर दूं, जवाब दर जवाब दूं। ज़रूर आपकी रेटिंग्स भी उससे बढ़ेंगी। लेकिन जो आपने मुझे क्लिप सुनाया, उन्होंने अपनी बात की, उन्होंने तनकीद के निश्तर बरसाए कम, और हमने भी कोई ऐसी बात नहीं की। हमने तो अपनी बात की, पीपल्स पार्टी ने अपनी बात की। और बेशक हमने 16 माह और काफ़ी हमारे आपस में सवाल जवाब होते थे, कुछ सोच में भी फ़र्क था। ज़ाहिर है हम दूसरी तंजीम हैं, लेकिन अपनी अपनी हैसियत में, अपने अपने पोर्टफोलियोज़ में हमने बहुत उनके साथ ना सिर्फ हर मोड़ पर कोऑपरेशन दिखाई, मगर ये भी किया कि, और उन्होंने मैं इतना ज़रूर कहूँगी, उन्होंने तस्लीम भी की है इस बात को कि 3-4 पीपल्स पार्टी की मिनिस्ट्रीज़ ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत काम किया। और दौरे बल्कि बिलावल साहब तो शहरी साहब इस हद तक कह चुके हैं कि हम अपनी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस पे इलेक्शंस में जा सकते हैं, लेकिन नून लीग किस कारकर्दगी की बुनियाद पर जाएगी। तो जो तनकीद हो रही है वो काफी हार्डकोर है और बहुत एक्सप्लिसिट की जा रही है दोनों इतराफ से हो रही है। और देखिए, ये इलेक्शन को दौर है, तो ये कोई हम एक साथ तो इलेक्शन में नहीं गए ना, एक दूसरे के खिलाफ ही अपने अपने पार्टियां झंडे गाड़ती हैं। और सिंपल सी बात है, ये जो तनकीद है, ये पीपल्स पार्टी ने नहीं शुरू की। अब मैं इसमें नहीं जाऊंगी ही सेड शी सेड, लेकिन एक आप अगर पीछे देख लें वेयर इट ऑल स्टार्टेड, हम तो सब रोज इस चक्कर में हैं, इस पूरे सिचुएशन में होते हैं, रोज देखते हैं, तो हमें तो याद है किसने क्या शुरू किया। 2-3 दफा तो हमने नहीं रिस्पॉन्ड किया, ठीक है, 2-3 दफा बिल्कुल नहीं रिस्पॉन्ड किया। लेकिन पार्टी की रैंक एंड फाइल में सवाल उठता है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स तो फिर होता है, फिर आला सतह पे होता है, फिर निचले लेवल्स पर भी होता है, और किसी को अच्छा नहीं लगता। हमारे लिए तो आसान होता कि अगर हम कहते कि जी देखिए, हम एक नज़्म ज़ब्त की सियासत कर रहे हैं, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि हम नफरतों को फिर नहीं, गड़े मुर्दों को भी नहीं उखाड़ना चाहते, हम नफरतों का कारवान बिल्कुल नहीं। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा हमेशा हर दौर में कंसेंसस के साथ चलती है। हमारी जब हुकूमतें रही, हमने सबको साथ लेके रखा है। ये मैं किसी और ये बात भी सही है शहरी साहिबा कि आपके दौरे हुकूमत में इस तरह के कोई नैब केसेस और पकड़ धकड़ के जो सिलसिले थे वो नहीं होते थे, लेकिन भी नहीं होते। हाँ जी, ताकि कोई विक्टिमाइजेशन का वो ना हो, धुंध ना हो सारे वक्त, और ये ना लगे कि जी
किसी को फेवर किया जा रहा है, को मैं आंख का तारा नहीं हूं तो नहीं हूं, लेकिन बाकी अगर आप बन जाएं तो फिर मैं तो कहूंगी ना कि भाई इनको तो कोई खास मिल रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो चुकी हैं और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो जलसे जुलूस में बातें हो रही हैं वो होंगी। Was there a misperception on People's Party's end, शेरी साहिबा? क्योंकि जाहिर है एक फेमिनिस्ट हैं आप, मैं आपके बारे में खास तौर पे ये बात कहूंगी, और नवाज शरीफ साहब ने ये गालिबन 2 दफ़ा कहा, जिसमें मैं अपने आप को शामिल करते हुए मैं समझती हूँ कि काफ़ी ख़वातीन की दिल आज़ारी हुई, गिवन द फैक्ट कि मरियम साहिबा उनकी पार्टी को इस वक्त लीड कर रही हैं और उन्होंने पूरी अपनी पार्टी के खदोखाल को तब्दील कर दिया है। कल भी उन्होंने ये बात बलूचिस्तान में जाके की कि हमारे जलसों में आके ख़वातीन के हवाले से उन्होंने कहा कि नाचना गाना नहीं होता और जी चुप करके ख़वातीन खिताब सुनते हैं। तो ये बताइएगा कि क्या PMLN को आप किस तरह से देखते हैं कि एक वो लिबरलाइज्ड व्यू के साथ जो PMLN हम सब ने तस्वुर किया था कि 2013 ऑनवर्ड्स आई है, डू यू थिंक दैट इज इंडीड करेक्ट? उनका वो व्यू लिबरलाइज्ड ही है या फिर वो जो कंजर्वेटिव एक सियासत थी जो 90 की दिहाई में होती रही है उसकी कुछ यादें, कुछ बाकियात कुछ नजर आती हैं? देखिए, नून लीग का मंशूर, उनकी सोच, उनका कल्चर, ये उन्हीं की सोच है और उन्हीं को इसका तशख़्ख़ुस और उसकी रहनुमाई और उसकी अक्कासी करनी चाहिए। मेरा काम नहीं है कि मैं नून लीग को डिस्क्राइब करूं, उनकी सोच बदली है नहीं बदली है, कुछ लोगों की बदली ज़रूर होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो एक तयशुदा, मैं पीपल्स पार्टी की बात कर सकती हूँ, एक तयशुदा सेटिंग है कि भाई ख़वातीन हों, अक़लियतें हों, कोई भी इस तरह मजलूम तबकात हों, तो उनको टोकनिज्म से आगे हम ले जाते हैं। और ये नहीं होता है कि सिर्फ कोई खास उल खास है। देखिए, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है पीपल्स पार्टी में, मेरे कोई रिश्तेदारी नहीं है, जी, मैं तो बाहर से आई और वहाँ जरूरी समझा गया कि एक वाइस प्रेसिडेंट वुमन होनी चाहिए, खातून होनी चाहिए। इसमें लोगों की बड़ा हौसला बनता है, आवाज भी हमारी फिर नुमाया होती है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी ने मुझे बनाया जी, पूरे ऑल मेल बहुत स्ट्रॉन्ग कंजर्वेटिव हाउस में उस वक्त। और ये भी थोड़ी परेशानी भी थी कि हमारे साथ जो रेनबो कोalition आता है शरी, तो ठीक है लेकिन कैरी कर सकेंगे नहीं, एंड वी वर एबल टू। लेकिन पार्टी ने कहा नहीं ठीक है, हम करेंगे, वी विल इन्वेस्ट इन दिस, हम इतनी रिस्क जरूर लेंगे, हमें ये एक स्टेटमेंट देना है। तो मुझे तरजीह दी गई और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दैट। आई डोंट नो कि, और मेरी कोई, फिर मैं कहूँगी मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है पार्टी में, ना मेरे पास कोई बड़ा हल्का है। तो सेनेट में मुझे जिस तरह उन्होंने तरजीह दी, फिर पार्लियामेंट्री लीडर बनाया, जब तक यूसुफ रजा गिलानी आया और मैं मिनिस्टर बन गई, तो आई हैव बीन हैविंग लीडरशिप पोजीशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड और मैं सिर्फ अकेली नहीं हूँ उसमें, यहाँ हर तरफ पीपल्स पार्टी काफी की खवातीन कोई होल्ड बैक नहीं करती जी। और ये है कि टोकन सिर्फ बात नहीं होती, हमारा एक से होता है पार्टी में। और हमारे तो जलसों में जहाँ जहाँ देखिए खुशी मनाई जाती है, जहाँ जश्न मनाया जाता है, नाच गाना भी है और फेस्टिविटीज भी हैं। तो पाकिस्तान का रॉक एंथम है जी, शादियों में भी चलता है जी। तो इट्स, आई एम क्वाइट हैप्पी टू से इट, हमारे यहाँ दिस वे वी आर वेरी इक्वल। हम हाँ बिल, और कोई मतलब किस किस हालत में हम रुलते हुए जाते हैं जलसों में। ये नहीं है कि कोई हम VIP उससे जाते हैं चैनल से, ठीक है, जब चेयरमैन बिलावल के साथ हों या जदाई साहब के साथ हों वैसा होता है, नहीं तो वी आर ऑन आवर ओन। और मतलब 20 साल हो गए मुझे सियासत में, मेरे साथ कभी कोई ऊंच नीच नहीं हुई, ठीक है। अब तो खैर मेरी उम्र भी बढ़ गई है, लेकिन वी हैव अ होल रेंज। अब ख्वातीन के इंक्लोजर्स भी अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी सारी बहनें होती हैं फील्ड में। बहुत आपने बजा फरमाया शेरी साहिबा कि जाहिर है एक खुशी मनाना सबका हक है और उसके ऊपर से किसी को कैटेगराइज करना मुनासिब बात नहीं। And you spoke for yourself and your party as a response to this. Sheri Sahiba, given your international... It is the rock of democratic politics, जी, and very so fair. be it. हाँ, given your international stature as well, बहुत ज़रूरी एक बात ये आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि FATF के हवाले से भी अब हम सुन रहे हैं कि भारत इज इन हॉट वाटर्स और कुछ उनके ऊपर भी अब बड़े कड़े सवालात उठ रहे हैं। कल निगरान प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से एक डोजिए भी लॉन्च किया है। ये बताइएगा
हाउ डू यू सी दिस गोइंग फॉरवर्ड? क्या वाकईतन भारत इस दफा प्रॉब्लम में है, या आपको लगता है वो अपना जो बैनुल अक़वामी इकोनॉमिक क्लाउट है वो इस दफा भी इस्तेमाल करके दे विल एस्केप इट? देखिए, मेरी और आपकी ख्वाहिश जो है वो एक ज़रूरी नहीं है हकीकत बन जाए, ठीक है? इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत हार्ड नोज आपको सियासत करनी चाहती है। पाकिस्तान को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, सहाफत को, सियासत को, हर चीज़ को एक ही मतलब बहुत आपको डेडिकेट होके रोज मैसेजिंग करनी होती है। किसी चीज़ को शिफ्ट करने के लिए जिस पोजीशन में आप हैं, और वो खास तौर भारत की इतनी प्रिविलेज पोजीशन है, उनका यार इस वक्त और मददगार अमेरिका है, और चीन के खिलाफ उनका एक अलायंस बना हुआ है, जबकि हमारी कोशिश है कि कोई मतलब इस तरह कैंप ना हो, लेकिन हमारे भी अपने एलाइज हैं। इस सूरत हाल में देखिए, भारत का जो इकोनॉमिक और मार्केट पावर है वो ही बोलता है। वो अब G20 की उन्होंने सरबराही की, उनकी पोजीशन आप देख लें, उनकी डायस्पोरा देख लें, उनके एसेट्स देख लें। आप बरतानिया में जाएं तो मतलब अभी तो सुएला ब्रेवरमैन को हटाया है, लेकिन वैसे होम सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, जी अनडिनाइबल फैक्ट्स हैं ये। जी तो पाकिस्तानी ओरिजिन, बट साउथ एशियंस, मतलब इवन द मेयर ऑफ लंदन, तो साउथ एशियंस वहाँ इस वक्त रूल कर रहे हैं रूस्ट। और इस सूरत हाल में हिंदुस्तान का, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन, उनकी डायस्पोरा बड़ी है, पलरा भारी है, तो वो, लेकिन मैं समझती हूँ यस देयर इज प्रेशर, क्योंकि जो इन्होंने कश्मीर में, मणिपुर में कहाँ कहाँ किया है, वो स्टोरी अब क्योंकि सोशल मीडिया पर इतनी वो इस तरह क्लैम्प डाउन नहीं कर पाए हैं जिस तरह वो चाह रहे हैं। उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ होती है जो मर्जी आए करो, बट कंटेन द स्टोरी को दबा दो, तो वो अब नहीं हो पा रहा। तो इस सूरत हाल में मैं समझती हूँ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप बिल्कुल इसको आगे बढ़ाएं और कहें कि देखिए मॉरल डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन आप मोरालिटी की क्या बात करें, दुनिया देखें कि इंसाफ किस तरफ जा रहा है। जंगल का कानून तो नहीं है। ये आपने साथ साथ ये कहा कि ख्वाहिशात हमारी यकीनन सच नहीं हो सकती हर दफा, लेकिन ये बात है कि दे आर इंडीड इन ट्रबल गिवन द क्लाउड एज वेल। शहरी साहिबा, आखिर में मैं आपसे एक अर्ज करना चाहती हूँ, एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल ऑफ द PMLN हमारे प्रोग्राम पे थे, तो गुज़िश्ता रोज उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग बात की। आपको इस स्टेटमेंट के देखते हुए क्या आपको लगता है दैट द पीपल्स पार्टी शुड ऑल्सो कम आउट क्लीन ऑफ इट्स ओन स्लेट, और PMLN की तरफ से भी जो कुछ एलिगेशंस हैं वो बड़ी लाउड और प्रोफाउंड हैं? सुनिएगा एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा था। नवाज शरीफ साहब का भी हक है कि वो मुस्लिम लीग नून को लीड करें, इसलिए कि 2017-18 में उनके खिलाफ जो मुकदमात बनाए गए थे वो बदनीयती पर और एक साजिश के तहत बनाए गए थे। 2017-18 में पीपल्स पार्टी ने उस वक्त किस तरह उस साजिश को कंधा दिया था और बलूचिस्तान की हुकूमत को ढाने में क्या किरदार अदा किया था, और इसी तरह जो पनामा का एक बेमकसद और एक झूठा अमल था उसके अंदर उन्होंने किस तरीके से एक लीड रोल प्ले किया। हमने तो इन बातों को कभी नहीं। जी शहरी साहिबा, माय लास्ट रिक्वेस्ट एंड सबमिशन टू यू। आपने सुना एहसन इकबाल साहब को, दिस वाज हिज क्लिप फ्रॉम आवर शो ओनली। तो ये बात उन्होंने एक बड़ी अहम की। 2017-18 में उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने बाकायदा कंधा दिया था पनामा की साजिश को, और बलूचिस्तान की हुकूमत को, उनकी जो सपोर्टेड गवर्नमेंट थी सनाउल्लाह जहरी की, उसको गिराने में भी उन्होंने जो किरदार था पीपल्स पार्टी का, उसके हवाले से भी बड़ी बरमला बात की। मैं आपको क्या बोलूं, मैं कहूं कि काला कोट पहन के मैं गई थी अदालत में मेमो गेट के हवाले से। ये कोई अच्छी सियासत होगी मेरी? ये कोई मुस्तकबिल की बयानिया होगा कि एक दूसरे को की खिंचाई तानी करते रहें? आई नो इलेक्शन में ये होता है और सब मोहतरम है हमारे लिए, लेकिन कहने को तो बहुत बातें कर सकती हूँ। और आई नो आप ये चाह भी रही हैं, आपका तो आपको इंस्ट्रक्शंस भी होंगे चैनल में कि हमने नहीं नॉट एट ऑल शहरी साहिबा, ये एक उन्होंने बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन लगाया था, इसलिए आई थॉट आई शुड ब्रिंग इट टू यू। मैं जरूर लगा सकती हूँ, और एलिगेशंस आप बार बार प्ले करते जा रहे हैं और उसका जवाब सो बेसिकली यू नो ऑल योर रेटिंग्स गो अप इन दिस ना, बट नॉट अवाम की कोई इसमें फलाह नहीं होती कि मैं कह दूं कि अच्छा भी काला कोट पहन के आप गए थे, आपने हम पर कितने केसेस खोले। ये सारी बातें तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं करूंगी नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक कि मेरा कोई स्टैचर बढ़ जाएगा ये करने से, बल्कि घटेगा ही।
तो मैं अपने स्टैचो पे रहूंगी, पीपल्स पार्टी अपने प्लेटफॉर्म पे रहेगी, अपनी बात करेगी। और हमने रिपीटेडली कहा इस वक्त मुल्क को ऐसी सियासत की जरूरत है जो पुराने घाव जो लगे हैं, और ख़ास तौर से पिछले 3-4 साल में जो लगे हैं, वो हील हों। क्योंकि इस वक्त लोगों को, अशराफिया को ये नहीं पता, चेयरमैन बिलावल ने ये जलसे में आज कहा है एबटाबाद में, कि लोग देख नहीं रहे हैं, ये टीवी की बातें हैं, नीचे जमीन पे लोगों को 3 वक्त का क्या 2 वक्त की रोटी नहीं इस वक्त मुयस्सर है। तो दैट इज उनके इश्यूज ये हैं जी। और आप इसमें लगे हुए हैं कि उन्होंने ही सेड शी सेड, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन दिस। राइट, बात ये थी कि चूंकि दोनों इतराफ से बयानात फिर भी आ रहे हैं और बलूचिस्तान आपको पता है कि एक रेलेवेंस दोबारा इख्तियार कर गया है गिवन कि मियां साहब वहाँ गए हैं। लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि आपने इसके ऊपर अपना जो भी कैंडिड ओपिनियन था वो भी दिया और साथ साथ आपने एक बहुत एविडेंटली रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। थैंक यू शेरी रहमान साहिबा फॉर ग्रेसिंग द शो एंड वाइज वर्ड्स। नाजरीन, इस नोट पे वाइंड अप करूंगी। दोनों इतराफ के व्यू पॉइंट्स आज हमने जमा किया। आज के शो की यही हमारी कोशिश थी कि दोनों व्यू पॉइंट्स आप तक पहुंचे। और सही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम आवाम का है, क्या वो हल होगा ये बहुत बड़ा सवाल है और ये असल सवाल है। अल्लाह हाफिज़।